जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं कहूंगा साथियों कि आज के इस क्लास में आपको ऐसा प्रश्न बताया जाएगा जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में देखा जाएगा। मैं कहूंगा अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके, रीजनिंग, हिंदी, मैथ सभी को कवर करने वाले हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं, जिस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर साल साथियों एक ऐसा प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न अगर आप बनाना सीख जाते हैं साथियों तो एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे ये वाला सवाल बनता है। सवाल आपका मैथ का है साथियों, जो हर साल एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो सवाल आपका कह रहा है किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का आपका 40% है साथियों, बराबर में 120 है, तो वह संख्या क्या होगा। कोई संख्या कह रहा है, संख्या हमको नहीं मालूम है साथियों, तो संख्या को क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे। किसी संख्या का कह रहा है तो संख्या को क्या मान लेंगे, एक्स। वहां पर देखिएगा का लिखा हुआ है, का मतलब क्या होता है साथियों, गुना होता है। उसके बाद आगे चलिएगा तो 40% है, तो 40 बटा क्या हो जाएगा साथियों, 100 हो जाएगा। प्रतिशत आपका कितना का होता है, 100 का होता है। एकदम बेसिक लेवल से आपको समझा रहे ताकि कोई दिक्कत ना हो। बराबर में आपका कितना हो जाएगा साथियों, 120 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है साथियों, बताइएगा। जैसे में यहां पर क्या कर रहा था, कोई संख्या, तो कोई भी संख्या हम लोग मान लेंगे, तो ज्यादातर हम लोग एक्स मानते हैं। एबीसीडी का आप कोई भी अल्फाबेट का कोई भी लेटर आप यहां पर मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स मान लिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। का मतलब क्या होता है, गुन्ना। उसके बाद 40 है, 40 लिख देंगे साथियों। प्रतिशत आपका कितना का होता है, 100 का। जहां पर आप प्रतिशत देखिए, समझिए कि वहां पर कितना है साथियों, 100 है। तो यहाँ पर प्रतिशत यानी बट्टा में आपका कितना हो जाएगा साथियों, 100 हो जाएगा। बराबर में आपका 120 है, बराबर में आपका कितना है साथियों, 120 है। तो अब यहाँ से हम लोग काट मतलब इसको कट करेंगे, 40 से 120, बराबर में आप सामने से सामने किसी संख्या को काट सकते हैं। तो 40 से 120 कितना बार में कटेगा साथियों, 3 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो 100 में यहाँ पर देखिएगा 3 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी गुना हो जाएगा। तो 100 में 3 से गुना कीजिएगा साथियों, तो कितना आ जाएगा, 300। आशा करें ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो वो पूछ रहा है वह संख्या क्या है, तो वह संख्या कितना है साथियों, 300 है। किसी संख्या का 40% बराबर 120 है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हम लोग का कितना है साथियों, 300 आया। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हर साल मैथ में ऐसा एक सवाल एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ये भले आपको इजी लेवल का सवाल लगे, लेकिन हर साल ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल हम लोग क्लियर करते हैं साथियों, जो कि आपके रीजनिंग का सवाल है, ठीक है ना। तो देखिएगा रीजनिंग का सवाल किस लेवल का आता है साथियों, यदि स्कूल को इतना लिखा जाता है तो कॉलेज को क्या लिखा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, तो हमको इसका पैटर्न पकड़ना है। रीजनिंग में आपको ज्यादातर ऐसा एक सवाल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा एक सवाल लिख कर ले लीजिए, ऐसा एक सवाल हर साल आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पर पैटर्न आपको पकड़ना है कि स्कूल के बाद इसको कैसे लिखा जा रहा है। तो एस के बाद देखिएगा साथियों, एस के बाद टी होता है, मतलब अल्फाबेट का एक एक लेटर बढ़ाया जा रहा है। सी के बाद क्या होता है, डी होता है, एक लेटर बढ़ा रहा है। एच के बाद क्या होता है, आई होता है। ओ के बाद क्या होता है, पी होता है। ओ के बाद फिर पी हो जाएगा। एल के बाद क्या होता है, एम। उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी एक एक लेटर को बढ़ाएंगे साथियों, और कॉलेज का हम लोग करेंगे। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल सही होगा। सी के बाद क्या होगा साथियों, डी होगा, बिल्कुल। सी के बाद क्या होगा, डी हो जाएगा, एक एक लेटर बढ़ाएंगे। ओ के बाद बढ़ाएंगे तो क्या आएगा साथियों, पी आएगा। ओ के बाद बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, पी आएगा। उसके बाद एल के बाद करेंगे साथियों, एल के बाद करेंगे तो क्या आएगा, एल के बाद एम आता है। क्या आता है साथियों, एम आता है, और डबल एल है तो डबल एम हो जाएगा। उसके बाद ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। ई के बाद क्या आएगा साथियों, एफ आएगा। ई के बाद क्या आएगा, एफ। जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। जी के बाद एच, और ई के बाद क्या आएगा, एफ। तो आप देख सकते हैं ये वाला भी ऑप्शन सेम है, और ए वाला भी ऑप्शन सेम है, बी वाला भी ऑप्शन सेम है, और सी वाला भी ऑप्शन सेम है। यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन आपका ऊपर नीचे टाइप हो गया होगा, लेकिन आप बनाना ऐसे प्रश्नों को सीख जाते हैं साथियों, तो आपके
एग्जाम में एक सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सेम है साथियों, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। आप पैटर्न को पहचानना सीख जाएंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा तो एक प्रश्न आता ही है साथियों, एक ऐसा भी प्रश्न आता है, यदि कैट बराबर कैट को 24 लिखा जाए, ऐसा भी प्रश्न आता है, यदि कैट को 24 लिखा जाए संख्या में, डॉग को 26 लिखा जाए, डॉग को कितना लिखा जाए, 26 लिखा जाए, तो यहाँ पर और भी कुछ दिया रहेगा, जैसे में एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार से भी सवाल आता है साथियों हर साल, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल को हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले हम लोग इसमें जीके के प्रश्न को कवर कर लेते हैं साथियों, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक है ना। चलिए, जीके का सवाल देखिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का है। जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा हम क्लियर कर दें, आपका जो एग्जाम होता है साथियों वह टोटल 80 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनके लिए जो एग्जाम होता है साथियों, 1 सेकंड का आपका टाइम लेंगे, 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। जिसमें से आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी, सभी से आपका 20-20 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 4 सब्जेक्ट से आपका एग्जाम होता है, जीके जीएस रहता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सभी से 20-20 प्रश्न, यानी टोटल 80 क्वेश्चन का एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, ठीक है ना। चलिए, तो जीके को हम लोग कवर करेंगे साथियों। भारतीय संविधान में आपको पहले क्लियर कर दे साथियों, संविधान से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सवाल आपका कह रहा है भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वह किस देश के संविधान से लिया गया, बताइएगा। एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है साथियों, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो जो मौलिक कर्तव्य है साथियों वह आपका रूस से लिया गया है, यानी सोवियत संघ से लिया गया है। जो आपका मौलिक कर्तव्य है साथियों, जो संविधान में मौलिक कर्तव्य है वह किस देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। और याद रखिएगा साथियों, यह किस संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था, तो 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। सवाल इससे कैसे बनेगा साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन से जोड़ा गया था, याद रखिएगा साथियों 42वां संशोधन से जोड़ा गया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या मैंने क्लियर किया आपको साथियों कि पूछेगा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वह किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो 42वां संशोधन से जोड़ा गया है। और यह किस देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है कि काला पानी का सजा, जो काला पानी का सजा है वह किस जेल से संबंधित है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि आपको पता होना चाहिए। एकदम एसएससी जीडी से यह संबंधित प्रश्न है, ठीक है। मैं कहूंगा साथियों कि आज के इस वीडियो में जो भी सवाल आपको कराया जाए आप उसे अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो काला पानी की सजा किस जेल से संबंधित है, तो सभी को पता है यह सेलुलर जेल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेलुलर जेल से संबंधित है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो यह है कहां पर स्थित, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह कहां में स्थित है साथियों, काला पानी का जो सजा मिलता है सेलुलर जेल में वह कहां पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जहां पर जो भारत को आजाद कराने वाले कुछ महत्वपूर्ण सैनिक हुए वो सबको काला पानी का सजा दिया जाता था, ठीक है ना। याद रखिएगा, सेलुलर जेल कहां में है साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो पहले एक कवर कर लेते हैं आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। याद कीजिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वह आपका हुआ था 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, ए ओ हयूम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था साथियों, ए ओ हयूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका स्थापना किया गया था, ठीक है ना। कवर ये आपका हो गया। यहाँ पर सवाल करा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ये आपसे सवाल करा साथियों। याद रखिएगा, एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, स्पीकर बनी थी। कब बनी थी साथियों, 1917 ईस्वी में। कब बनी थी, 1917 ईस्वी में बनी थी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल, ठीक है ना। एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। कब बनी थी, 1917 ईस्वी में, ठीक है। अगला लेवल का क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि पृथ्वी का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है साथियों, बताइएगा। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है साथियों, जिसका नाम
नाम आपका क्या है, एंडीज। क्या नाम है साथियों, एंडीज नाम है। एंडीज जो है यह आपका कहाँ में स्थित है, तो यह दक्षिण अमेरिका में। पृथ्वी की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वह आपका उसका नाम क्या है, एंडीज। और ये स्थित कहाँ है साथियों, यह दक्षिण अमेरिका में। एक प्रकार से अमेरिका भी बोलिएगा तो सही आपका होगा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है साथियों। और यह विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब हम लोग भारत की बात करेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह कंचनजंगा पर्वत हो जाता है साथियों। कौन सा हो जाता है, कंचनजंगा पर्वत आपका विश्व दुनिया सॉरी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगर विश्व की बात करेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह हिमालय हो जा सॉरी माउंट एवरेस्ट आपका हो जाता है। कौन सा हो जाता है साथियों, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है, ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा साथियों, माउंट एवरेस्ट है, जिसका लंबाई की बात करेंगे 8,848 मीटर है। और आपके एग्जाम में ये वाला सवाल भी पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा साथियों यह आपका नेपाल में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों। 5 नंबर आपका सवाल है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है सासाराम में। ऐसे ही जवाब आप लोग का कवर आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग जीके के 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग। तो सबसे पहले 20 में से कितना प्रश्न सही होता है जीके में, ये हम लोग टारगेट लेकर चलते हैं। 15 प्लस प्रश्नों का टारगेट लेकर चलते हैं साथियों, कि 20 में से अगर आप 15 सही कर देते हो तो बहुत ही अच्छा तैयारी है आपका, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि 20 में से 15 प्रश्न आपका सही हो जाए। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है साथियों, सासाराम में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक है। अगला लेवल का सवाल चलते हैं साथियों। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर डेली आपको एसएससी जीडी का क्लास करवाया जाता है साथियों। अगर आप डेली एसएससी जीडी का क्लास करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम जब तक नहीं हो जाए आपका डेली इस चैनल पर क्लास चलेगा, ठीक है ना। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। बताइएगा द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था, जैसे में ये फॉर्मूला किसके बराबर बनता है साथियों, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर क्या बनता है साथियों, एम सी स्क्वायर बनता है। ई बराबर क्या बनता है, एम सी स्क्वायर। द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था साथियों, सभी बच्चे को पता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। या तो ये सीधे ये वाला दे दे, ई बराबर एम सी स्क्वायर, या द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण, ये मतलब यही फार्मूला को इतना बड़ा करके लिखा हुआ है। तो दोनों बात एक ही है, दोनों कोई भी दे दे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन सही कीजिएगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला लेवल का सवाल है साथियों। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, विटामिन बी 12 की कमी से, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया बीमारी होता है। कौन सा रोग होता है साथियों, एनीमिया बीमारी होता है, जो कि आपके खून की कमी से होता है। एनीमिया जो बीमारी है, अगर आपके शरीर में बी 12 यानी खून की कमी है साथियों, तो आपके शरीर में क्या होगा साथियों, एनीमिया बीमारी होगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों, तो याद रखिएगा, जो भारत का आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान कहने का मतलब है नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है साथियों। कौन सा है साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका स्थापना कब हुआ था साथियों, 1936 ईस्वी में। इसका स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना सबसे पहले 1936 ईस्वी में किया गया था, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम लोग बात करेंगे काजीरंगा कहाँ का है साथियों, काजीरंगा आपका असम का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का, असम का। रणथंभौर आपका कहाँ का है, राजस्थान का। कान्हा कहाँ का है साथियों, आपका असम का है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वह किस दिशा में बहती है, तो याद रखिएगा, जो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं साथियों, यह पूरब से पश्चिम की ओर बहता है। ये कौन से दिशा में बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और यहाँ पर यह भी सवाल बनता है, नर्मदा और ताप्ती किस नदी में जाकर मिलती है, तो अरब सागर में जाकर मिलती है। किस सागर में जाकर मिलती है, अरब सागर में जाकर मिलती है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए नर्मदा और ताप्ती किस नदी में जाकर मिलती है या गिरती है एक प्रकार से, तो अरब सागर में हो जाएगा। यह नदी जो है किस दिशा में
बहती है तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था साथियों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है ना, चलिए। और सभी को पता और पूछा जाएगा कि संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था, क्योंकि ये वाला सवाल आपकी एसएससी जीडी में पूछा गया है कि भारतीय संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था। तो याद रखिएगा तो साथियों, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपका बड़ा भैया की तरह है, जो आपके पीछे खड़ा रहकर आपको डेली रिवीजन का क्लास देगा। ठीक है, और साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे साथियों। ठीक है ना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जो भी वैकेंसी आएगी, जो भी पीडीएफ रहेगा, सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाला जाएगा। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या करना है साथियों? एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है, उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किन्हीं कहा जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किन्हीं कहा जाता है साथियों? काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग किनको कहते हैं? तो विक्रम साराभाई को कहते हैं। किनको कहते हैं साथियों? विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। जितने भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट ये सब का जो है, उस सबसे ज्यादा जिनका योगदान है वह विक्रम साराभाई का है। जैसे में मिसाइल ये सब बनाने में डॉक्टर किनका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। इनको मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है साथियों, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं साथियों, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था साथियों? याद रखिएगा, जलाउद्दीन खिलजी था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि 1290 ईस्वी में अपने वंश का संस्थापना किया था, स्थापना किया था। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। जो भी दिक्कत है साथियों, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और आपको क्लास कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन को कवर करते हैं साथियों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ऐसे तो सभी बच्चे को पता है, मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है साथियों, वह मुंबई बंदरगाह है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह पूछेगा तो वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों को कवर कर लीजिएगा, जो दोनों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है, आरबीसी, जिसको हम लोग पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिका, आरबीसी का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेता है साथियों, तो आप इसको कवर कीजिएगा। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है, जिसको हिंदी में लाल रक्त कणिका कहा जाता है। वो कहाँ बनता है? आरबीसी कहाँ बनता है साथियों? तो यह आपका अस्थि मज्जा में बनता है। यह आपका कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। और यह इसका निर्माण मतलब यह इसका जीवन काल कितना दिनों का होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है साथियों? 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? ये वाला भी सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ साथियों। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, सर सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। क्षेत्रफल के अनुसार से पूछेगा तो विश्व का सबसे बड़ा यही आपका होगा। ठीक है ना, चलिए अगला अगला लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत किस राज्य में किया गया था? याद रखिएगा साथियों, राजस्थान में किया गया था। राजस्थान के कौन सा जिला में सबसे पहले किया गया था? तो नागौर। नागौर एक जिला है साथियों, नागौर। और आप लोग बताइएगा, आप लोग मेरा वीडियो कौन कौन सा राज्य से देख रहे हैं? ठीक है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये नागौर जिला से हो जाएगा साथियों। और
पूरी डेट की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत राजस्थान के नगौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था। एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। अगला लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? बताइएगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने शब्द हैं साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, 75 शब्द है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मूल कितने शब्द है साथियों? 75। लगभग में 75 है, ठीक है ना। लगभग में हम लोग कितना कहेंगे साथियों? 75 कहेंगे। अगला नंबर सवाल है साथियों, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? बताइएगा, न्यूटन का जो तीसरा नियम है साथियों वो किससे संबंधित है? तो तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया के प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रतिक्रिया, मतलब इधर से गोली छोड़ रहे हैं तो वापस लौट रहा है तो वह क्रिया के प्रतिक्रिया। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन है साथियों? तो याद रखिएगा, भारतीय संसद में आपका 2 सदन है। कितना सदन है साथियों? 2 सदन है। पहला आपका लोकसभा है, पहला आपका क्या है साथियों? लोकसभा है। और दूसरा कौन सा सदन है साथियों? दूसरा आपका राज्यसभा है। भारतीय संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, दोनों को कवर करेंगे। दोनों आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है साथियों? तो कवर कीजिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है साथियों? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए सर, हुबली होगा। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि कर्नाटक में स्थित है। हुबली भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जो कि कहाँ में स्थित है साथियों? कर्नाटक। जो कहाँ में स्थित है साथियों? कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, ठीक है ना। और यह कितना मीटर लंबा है? यह 1507 मीटर लंबा है, याद रखिएगा। इससे पहले कहाँ था? मतलब हुबली से पहले कहाँ में था? गोरखपुर में था, ठीक है। तो दोनों को कवर कर लीजिएगा, दोनों आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग अपना टारगेट बताइएगा कि 20 में से कितना सही हुआ। देखिए, जितना सही हुआ ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कितना, मतलब पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम लोग हिंदी के भी प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का भी सवाल आपके हिंदी में लाए हैं जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। अभिनंदन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? काफी इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग पर तेज से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अभिनंदन में कौन सा उपसर्ग है साथियों? तो अभि प्लस में नंदन। उपसर्ग क्या होता है साथियों? शब्द के आगे लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। तो अभी आप प्लस में नंदन, तो अभी आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर प्रत्यय पूछता तो क्या होता साथियों? नंदन होता। क्या होता? नंदन प्रत्यय हो जाता है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। उल्टा शब्द से हर साल एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, जैसे में निराश शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा, निराश शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो निराश का क्या होगा? निराश यानी कोई आशा है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों, जल में रहकर मगर से बैर मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा, जल में रहकर मगर से बैर मुहावरे का अर्थ क्या है? जल में रहकर मगर से बैर मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? तो याद रखिएगा, मतलब जल में रहकर मगर से बैर यानी शक्तिशाली से शत्रुता करना, मतलब शत्रुता करने का मतलब दुश्मनी लेना। जो शक्तिशाली है आप उससे दुश्मनी ले रहे हैं, जल में रहकर मगर से बैर करें, इसका अर्थ यही होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है, दुर्लभ शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? दुर्लभ शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? पर्यायवाची का मतलब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो सुलभ नहीं होगा। इसका जो आपका पर्यायवाची शब्द होगा साथियों वह आपका अलभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलभ हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। मैं भी एग्जाम डेट पता चला है साथियों, संभावना बताया जा रहा है 12 मार्च का आपका एग्जाम स्टार्ट है। राम ने रावण को मारा, वाक्य में रावण कौन सा कारक है? बताइएगा साथियों, राम ने रावण को मारा, इसमें रावण कौन सा कारक है? आपको विभक्ति याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को, तो रावण को, कर्म
को, बी ऑप्शन इसका क्या करेगा, बिल्कुल सिलेक्ट होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर कारक विभक्ति चिन्ह याद कीजिएगा साथियों, तो आपका एक प्रश्न सही होगा, हर साल वैसा एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। जब भी भगवान का नाम ले लिया जाए, जैसे में नीलकंठ हो गया, चक्रपाणी हो गया, ये सब जहां पर भी नाम ले लिया जाए, गजानन हो गया, ये आपका बहुब्रीहि समास होता है साथियों। इसके बारे में अच्छे से हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, ठीक है। जैसे मैं द्वंद्व समास भी बताया था कि जिसमें आपका हाइफन लगा रहेगा बीच में, वो आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। आगे चलिए, अगला लेवल का सवाल है साथियों, जो कभी न मरे, जो कभी न मरे, इसके लिए एक शब्द में क्या होगा, बताइएगा जो कभी न मरे, उससे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं साथियों, अमर कहते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला लेवल का सवाल कवर करते हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी इंपोर्टेंट लेवल का सवाल है। पुस्तकालय शब्द में बताना है सर, प्रत्यय बताना। प्रत्यय मतलब कहने का मतलब शब्द के पीछे लगने वाले शब्द, तो शब्द के पीछे कौन सा शब्द लगेगा, पुस्तक प्लस में आलय, पुस्तक प्लस में आलय, तो प्रत्यय यानी पीछे, तो आलय यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीछे वाला। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, बताइएगा आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल का है, बहुत प्रिय व्यक्ति होना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंखों का तारा होना यानी बहुत प्रिय व्यक्ति होना। चलिए अगला लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, कर्म शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताइएगा कर्म शब्द का आपका बहुवचन क्या होगा साथियों, तो कर्म का आपका कर्म ही होगा। क्या होगा, कर्म का अगर हम लोग बहुवचन में करते हैं साथियों, तो कर्मो नहीं होगा, कर्म का कर्म ही बहुवचन में प्रयोग होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 11 लेवल का सवाल, ठीक है। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, बताइएगा अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अति प्लस अधिक कैसे होगा, बताइए, तो अति प्लस में अधिक, अति प्लस में अधिक होगा, अति प्लस अधिक, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए नेक्स्ट लेवल का सवाल को हम लोग कवर करते हैं, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइएगा हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों, पछताना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों, पछताना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है ना। चलिए अगला लेवल का सवाल है साथियों, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, राजपुत्र में कौन सा समास है, बताइएगा राजपुत्र में आपका कौन सा समास है साथियों, राजपुत्र है। राजपुत्र यहाँ पर दोनों का अर्थ निकालेंगे, तो राज प्लस में पुत्र, राज प्लस में क्या हो जाएगा, पुत्र। यहाँ पर दोनों का अर्थ होगा साथियों, तो यह आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा साथियों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी राजपुत्र देखिएगा तो कौन सा समास मारिएगा, तत्पुरुष। गगन का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा गगन का आपका पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों, तो गगन का क्या क्या होगा, बताइएगा नभ हो सकता है, नभ होगा, हाँ गगन का नभ हम लोग बोल सकते हैं, धरती नहीं बोलेंगे, जल नहीं बोलेंगे, बादल, गगन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नभ बोल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। चलिए अगला लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, अज्ञानी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा अज्ञानी शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों, अज्ञानी। अज्ञानी शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों, तो अ प्लस में ज्ञानी, तो अ हो जाएगा ना, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। अगला लेवल का सवाल देखते हैं साथियों, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताइए। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताइएगा साथियों, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन काज करना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है एसएससी जीडी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेवल के सवालों को हम लोग कवर करते हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा, बताइएगा सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा साथियों, तो सज्जन का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्जन। क्या हो जाएगा, दुर्जन। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला लेवल का सवाल कवर करेंगे, दिन रात। दिन रात में कौन सा समास है, बताइएगा दिन रात में कौन सा समास है साथियों, दिन रात, जिसमें बीच में हाइफन लगा रहे, जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा साथियों, वो बिल्कुल मैच खाएगा। बताइएगा दिन रात में कौन सा समास है साथियों, तो द्वंद्व समास है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिन रात में कौन सा समास हो जाएगा साथियों, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं साथियों। जलद का अर्थ क्या है बताइएगा। जलद का अर्थ क्या है साथियों, इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। बताइएगा जलद का अर्थ क्या है। जलद, जलद का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, तो जलद का अर्थ होता है बादल। जलद का अर्थ क्या होता है साथियों, बादल अर्थ होता है, यानी जल को देने वाला। तो जल कौन देता है साथियों, बादल देता है। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। आज का आखिरी सवाल आपका हिंदी का हो रहा है साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पढ़ना किस प्रकार का क्रिया है। बताइएगा पढ़ना आपका किस प्रकार का क्रिया है। पढ़ना, पढ़ना किस प्रकार का क्रिया है साथियों, तो यह पढ़ना एक प्रकार का आपका सकर्मक क्रिया होगा। कौन सा क्रिया होगा साथियों, सकर्मक क्रिया होगा। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका आप लोग स्कोर बताइएगा कि हाँ सर मेरा हिंदी में 20 में से 15 सही हुआ, 30 सही हुआ, जितना मतलब 10 सही हुआ, जितना भी सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और स्पेशल थैंक्स आपको कहना चाहते हैं कि आप यहाँ तक मेरे वीडियो को कवर किए, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं साथियों, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं सारा प्रश्न आपको कवर हो गया होगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। और यह आज मॉडल पेपर 1 था, ठीक है ना। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आपका डेली मॉडल पेपर आए साथियों, तो 2026 के पेपर के लिए आप लोग तैयार रहिए। हम वास्तव में आपको ऐसा पेपर देंगे जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।